एक टेबल में एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक के दोनों तरफ रस्सी बंधी हुई है और एक तरफ से आप इसे खींच रहे हैं और दूसरे तरफ से आपके एक दोस्त जिसका कद काठी आप ही के बराबर है वो खींच रहा है। अब क्या होता है, आप लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप इस ब्लॉक को अपने तरफ खींच रहे हैं, आपका दोस्त भी इस ब्लॉक को अपने तरफ खींच रहा है और सिचुएशन ऐसा है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का जो अमाउंट है ये सेम है। भले ही डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर ताकत से आप दोनों खींच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए ये ब्लॉक, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? सोच के देखें। ऑब्वियसली ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। यहां पर दो फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। फोर्सेस, दो फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ऐसे सिचुएशन में इस ब्लॉक में हमें किसी भी तरह का मोशन नहीं दिखेगा। तो इस तरह के फोर्सेस जो कि आप कह सकते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देता है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक इस तरफ दाहिनी तरफ ले जाना चाहता है ब्लॉक को और दूसरा फोर्स बाईं तरफ ले जाना चाहता है ब्लॉक को, और चूंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, उसका अमाउंट बिल्कुल बराबर है फोर्स का, इसीलिए इस ब्लॉक में किसी भी तरह का मोशन हमें नहीं दिखता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस, दोनों फोर्सेस जो है ये बैलेंस्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहा है। इसीलिए एज रिजल्ट, एज होल इस ब्लॉक पे किसी भी तरह का फोर्स हम कह सकते हैं अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स जीरो है। मतलब ओवरऑल जो रिजल्टेंट फोर्स है, आप कह सकते हैं ओवरऑल जो एप्लीकेबल फोर्स है वो फोर्स, नेट फोर्स वो जीरो है। इसीलिए ये ब्लॉक जो है इसमें किसी भी तरह का इफेक्टिव मूवमेंट हमें नहीं दिख रहा, कोई भी इफेक्टिव फोर्स यहां काम नहीं कर रहा है, हम कह सकते हैं। लेकिन अगर मान ले सिचुएशन ऐसा हुआ कि ये टेबल है, वही ब्लॉक है, अब आप एक तरफ से खींच रहे हैं इस ब्लॉक को और आपका एक दोस्त आपसे थोड़ा दुबला पतला है, आपसे कम ताकतवर है, वो इस ब्लॉक को इस तरफ से खींच रहा है। आपने पूरी ताकत लगा दी, आपके दोस्त ने भी लगा दिया, लेकिन आपका ताकत ज्यादा है। इसीलिए क्या होगा कि आप जिस फोर्स से अपने तरफ इस ब्लॉक को खींच रहे हैं, इस फोर्स का अमाउंट ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और आपका दोस्त जो इसे पुल कर रहा है ये कम फोर्स से इसे पुल कर रहा है। एज रिजल्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए, आप सोचिए। आप ज्यादा फोर्स से, ज्यादा ताकत लगाकर इसे खींच रहे हैं अपने तरफ और आपका दोस्त उससे कम ताकत लगा के खींच रहा है। तो क्या होगा, ये ब्लॉक आपके डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो ये ब्लॉक जो मूव कर रहा है, दिस ब्लॉक मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ, आपका जो डायरेक्शन है, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो हम कहेंगे ब्लॉक मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ हायर मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड या ग्रेटर मैग्नीट्यूड या हायर मैग्नीट्यूड। जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, उस तरफ ये ब्लॉक मूव कर रहा है। तो इस तरह के जो फोर्सेस हैं जो कि जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम नहीं है और जिसका एक रिजल्ट हमें दिखता है, रिजल्ट मोशन में हमें एक रिजल्ट दिखता है। मतलब इस पहले केस में क्या हो रहा था कि इस ब्लॉक में कोई मोशन सेटअप नहीं हो रहा था इन दोनों फोर्सेस के कारण, लेकिन अब ये दोनों अनइक्वल जो फोर्सेस है इसके कारण ब्लॉक में रिजल्टेंट एक फोर्स हमें दिखेगा जिसके कारण ये ब्लॉक मूव कर रहा है, रुका हुआ ब्लॉक मूव कर रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को, अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस अगर एक जगह पे अप्लाई हो तो इसे हम
अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब देखिए, मान ले कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे ये F1 था, आपका दोस्त जो फोर्स अप्लाई कर रहा था अपने तरफ ये F2 था। F1 इज लार्जर देन F2, ये तो हमने पहले ही बात कर लिया। एक एग्जांपल मान लेते हैं, मान ले आप जो फोर्स लगा रहे हैं ये 3 यूनिट का है। मैं आपको बता दूं कि न्यूटन, इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन एक यूनिट है फोर्स का। ये एग्जैक्टली क्या होता है ये तो आगे के वीडियोस में आपका क्लियर होगा। फिलहाल आप ये सिंपली मान के चलिए जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसी तरह से फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। आप फिलहाल ऐसे मान के चले। तो 3 न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे थे और आपका दोस्त जो लगा रहा था वो था 1 न्यूटन का फोर्स। तो अब आप सोचिए यहाँ पर इस ब्लॉक में जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होना चाहिए, जो इसमें इफेक्टिव फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होना चाहिए। देखिए 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में आपके तरफ खींचा जा रहा है, जबकि 1 न्यूटन उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, ये 1 न्यूटन इस 3 न्यूटन में से 1 न्यूटन को कैंसिल कर देगा, बैलेंस कर देगा, बाकी रहेगा 2 न्यूटन बचा हुआ। तो इफेक्टिव फोर्स यहाँ पर 2 न्यूटन का होगा। तो इसी को हम नेट फोर्स कहते हैं। इफेक्टिव फोर्स जो मैं कह रहा था टेक्निकली इसे नेट फोर्स कहा जाता है। तो इस केस में आप पाएंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन, जो बड़ा वाला फोर्स है जो आप लगा रहे थे, और आपके दोस्त ने उसमें से थोड़ा सा कैंसिल कर दिया, उसने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था, तो 3 न्यूटन से 1 न्यूटन जो है ये मान ले बैलेंस हो गया, तो बाकी बचा कितना है 2 न्यूटन। तो इफेक्टिव फोर्स या नेट फोर्स जो इस ब्लॉक पे अप्लाई होगा वो 2 न्यूटन का होगा। जबकि बैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल में देख ले, अगर मान ले आप यहाँ 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे थे, आपका जो दोस्त आप ही के कदकाठी का दोस्त उतना ही फोर्स, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहा था 3 न्यूटन का, तो यहां पर इस सिचुएशन में जो नेट फोर्स होगा, आप गौर करें ये नेट फोर्स होगा 3 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी नेट फोर्स इसमें अप्लाई नहीं हो रहा, जिसके कारण ये ब्लॉक जो है ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें नेट फोर्स 0 लग रहा है। जबकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस के केस में इस एग्जांपल में जो नेट फोर्स लग रहा था वो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, जिसके कारण ये रुका हुआ ब्लॉक मूव कर रहा था। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। पहला, तो मान ले कि आप एक बॉल लेके इस तरह से खड़े हुए हैं छत के ऊपर, आपका दोस्त भी वैसा ही एक बॉल पकड़े छत पे खड़ा हुआ है। आप क्या करते हैं, आप इस बॉल को पकड़े रहते हैं। आपका दोस्त क्या करता है, इस बॉल को छोड़ देता है। तो छोड़ देने से क्या हुआ, बॉल नीचे गिर गया। अब बॉल के गिरते समय इसे इमेजिन करें, ये बॉल जो है अभी यहाँ तक पहुँचा है, ये गिर रहा है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, क्या क्या फोर्सेस अप्लाई हो रहा होगा ये आप सोचिए। ये गिरा क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ पुल कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है। अर्थ जो है ये हर एक बॉडी को, हर एक मास को अपने तरफ खींचता है, तो यहां अर्थ इस बॉल को भी अपने तरफ खींच रहा है। तो ये फोर्स जो है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉल पे अप्लाई हुआ, जिसके कारण ये बॉल नीचे की तरफ गिरा। हाँ, थोड़ा बहुत फोर्स इसमें ऊपर की तरफ भी लगता है ड्यू टू एरियल ड्रैग, ये जो एयर को काटते हुए नीचे गिर रहा है, और एयर के ब्यूएंसी के कारण भी थोड़ा बहुत फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। लेकिन एज होल आप कह सकते हैं नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए ये बॉल जो है नीचे की तरफ मूव करता है और ये एक्सीलरेटेड होता है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि फोर्स अप्लाई हो तो उसके वेलोसिटी में चेंज होता है, तो कंटिन्यूअसली एक लार्जर फोर्स नीचे की तरफ यहाँ अप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये पहले तो धीरे धीरे गिरता है, फिर ये तेज़ी से नीचे गिरता है। इसका मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इस बॉल पे नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा है। तो ये बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स है? ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड फोर्स है। सो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। कब अनबैलेंस्ड है? जब ये बॉल नीचे गिर रहा है, उस समय ग्रेविटी वाला फोर्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा हावी रहता है, ज़्यादा रहता है ये, इसीलिए ये बॉल नीचे की तरफ गिर जाता है। जबकि जब आप इस बॉल को पकड़े हुए थे
तो उस समय क्या हो रहा है देखिए, इस समय क्या ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाता है? क्या ग्रेविटी जो फोर्स अप्लाई करती है बॉडीज पे, क्या इस पे डिपेंड करेगा कि कोई इस बॉल को पकड़ा हुआ है या छोड़ा हुआ है? ऐसा तो नहीं है। ग्रेविटी चाहे आप बॉल को पकड़े या ना पकड़े, ये तो अपना फोर्स इस पे अप्लाई करेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ है, लेकिन नीचे की तरफ है फिर भी ये बॉल नीचे नहीं गिर रहा है, वो रुका हुआ ही है। अब रुका हुआ ही है, इसका मतलब इस पे कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो कि इसे ऊपर की तरफ खींचा हुआ होगा। कौन खींच के रखा है इसे? आप खींच के रखे हैं इसे, आप पकड़ के रखे हैं। आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथों से पकड़ के रखते हैं तो आप ये फील करते हैं कि उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को आपको ऊपर की तरफ खींच के रखना पड़ता है, तब जाके वो स्टैटिक रहता है। अगर आप ताकत थोड़ा कम कर दे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है। तो यहां पर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रहा है, ये दोनों बिल्कुल बराबर होता है, इसीलिए ये बॉल मूव नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे ये बैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जाम्पल है। अब एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ये एक स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग को दोनों तरफ से पकड़ के आपने इसे खींच दिया, तो इससे क्या हुआ? ये स्प्रिंग जो है ये एलोंगेटेड हो गया। आपने फोर्स लगाया इस तरफ भी, आपने फोर्स लगाया इस तरफ भी, आपने दोनों बिल्कुल इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाया था, इसीलिए इस स्प्रिंग में कोई मोशन नहीं आया, इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका सेंटर जो है जहां था वही रह गया। मतलब इसमें कोई मोशन नहीं आया, रेस्ट में था अब भी रेस्ट में है, वेलोसिटी चेंज जीरो है। मतलब कि इसमें जरूर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहा होगा, और ऑब्वियसली आप दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा के, बराबर अमाउंट का फोर्स लगा के जब खींचते हैं तभी ऐसा होता है। अगर एक हाथ से छोड़ दे और दूसरे हाथ से इसे खींचे तो इस स्प्रिंग में एक मोशन आ जाएगा और ये स्प्रिंग मूव करने लगेगा, तो उस सिचुएशन में वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। इस एग्जाम्पल में ये एक बैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जाम्पल है। आप दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा के इसे खींच रहे हैं, जिसके कारण इसमें मोशन तो नहीं आ रहा स्प्रिंग में, बल्कि स्प्रिंग एलोंगेटेड हो रहा है। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं एक और, कि एक सॉफ्ट बॉल है जिसे आप अपने दोनों हाथों से पकड़ के दबा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? ये जो बॉल है ये कंप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन इस बॉल पे क्या कोई मोशन आ रहा है? नहीं। क्या इसके वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है? नहीं। मतलब यहां पर भी नेट फोर्स जीरो ही अप्लाई हो रहा है, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हैं। आप इस हाथ से इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और इस हथेली से इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। दोनों फोर्सेस का जो अमाउंट है वो सेम है, इक्वल फोर्स है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर भी ये बैलेंस्ड फोर्सेस का ही एग्जाम्पल है ये भी। अब कुछ और एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं। मान ले ये छत है और छत से एक रस्सी बंधा हुआ है और इस रस्सी पे टायर्ड है एक ब्लॉक। अब आप सोचे इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस अप्लाई होगा। सबसे पहले तो ग्रेविटी के कारण इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ अप्लाई होगा। लेकिन अगर इस पे नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होगा तो ये नीचे गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इसे रस्सी पकड़ के अपने साथ बांधे रखा है और रस्सी सीलिंग से बंधा हुआ है। इसका मतलब इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ खींचने वाला एक एलिमेंट आ गया। अगर इस ब्लॉक को आप पकड़े रहते तो आप कहते हैं आप ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी बेचारा बोल नहीं सकता है, इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ एक और फोर्स भी काम कर रहा है। वो फोर्स लग रहा है रस्सी के द्वारा। सो यहां पर ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच के रखता है और इसे टेंशन कहा जाता है, टेंशन।
तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि इस ब्लॉक को नीचे ले जाना चाहता है, और रस्सी जो टेंशन से इसे खींच के रखा है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल अमाउंट का होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। इसीलिए ये ब्लॉक जो है रुका का रुका ही रह जाता है, ये गिरता नहीं है। तो ये भी एक बैलेंस्ड फोर्सेस का ही एग्जाम्पल है। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। मान ले इस ब्लॉक को हमने खोल दिया और यहां हमने इसे फ्लोर पे रख दिया। अब फ्लोर पे रख दिया, क्या फ्लोर पे रखने से ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अब भी है, इसे नीचे की तरफ, अब भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ इसे खींच रहा है। तो फिर इसे ऊपर की तरफ कौन धकेले हुए है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप खड़े हैं, हाथों से पकड़े हुए हैं इसी ब्लॉक को। अब आप सोचे कि इस ब्लॉक को कौन ऊपर उठाए रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे की तरफ खींच रहा है और आप इसे ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। अब फ्लोर बेचारा बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोर्स नहीं लगा रहा है। फ्लोर इस बॉडी को ऊपर की तरफ धकेले रखा है और इसे कहा जाता है नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी हम कहते हैं। सो दिस इज नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। तो अब भी ये दोनों फोर्सेस जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है। इसीलिए ये भी बैलेंस्ड फोर्सेस का ही एग्जाम्पल है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कॉन्सेप्ट से फ्रिक्शन और उसके नेचर को समझने का कोशिश करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।